नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका करियर कैनवस पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मानव सभ्यता की सबसे प्राचीन और सबसे महान कहानियों में से एक को समझने जा रहे हैं, चाइना की हुआंग वैली सिविलाइजेशन की कहानी। ये कहानी केवल एक नदी की नहीं है, बल्कि यह कहानी है मानव संघर्ष, परिश्रम, विश्वास और संस्कृति के जन्म की। बहुत पुराने समय में जब मनुष्य जंगलों में भटकता था, तब उसे समझ में आया कि नदी के पास रहना जीवन के लिए सबसे सुरक्षित और उपयोगी है। नदी उसे वाटर, फर्टाइल सॉइल, ट्रांसपोर्ट और फूड देती थी। इसलिए दुनिया की पहली सिविलाइजेशंस नदियों के किनारे विकसित हुई, जैसे इजिप्ट में नाइल, मेसोपोटामिया में टाइग्रस, यूफ्रेटिस, इंडिया में इंडस और चाइना में हुआंग रिवर। हुआंग को हम येलो रिवर भी कहते हैं। ये नदी चाइना की सभ्यता की जन्मभूमि बनी। इसी कारण इसे क्रेडल ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन कहा जाता है। क्रेडल का अर्थ होता है झूला, यानी चाइनीज सिविलाइजेशन का बचपन इसी नदी की गोद में बीता। यहीं से चाइनीज कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, रिलीजन और पॉलिटिकल सिस्टम का विकास हुआ। ये नदी अपने साथ पहाड़ों से पीली मिट्टी बहाकर लाती थी, जिससे खेत बहुत उपजाऊ बन जाते थे। किसान जब इस मिट्टी में बीज बोते थे तो भरपूर फसल उगती थी। इससे लोगों को भोजन मिला, पॉपुलेशन बढ़ी और गांवों ने धीरे धीरे टाउन्स और फिर पावरफुल किंगडम्स का रूप लिया। लेकिन यह नदी केवल वरदान नहीं थी, बल्कि एक भयानक अभिशाप भी थी। हुआंग में बार बार भयानक फ्लड्स आते थे जो गांव, फसल और लाखों जीवन नष्ट कर देते थे। इसी कारण इस नदी को चाइना सोरो भी कहा जाता है। फिर भी चाइनीज लोगों ने हार नहीं मानी। उन्होंने इरिगेशन सिस्टम्स, डैम्स और फ्लड कंट्रोल मेथड्स विकसित किए। ये मानव बुद्धि और साहस की अद्भुत मिसाल थी। इसी भूमि पर दुनिया के प्रारंभिक चाइनीज डिनेस्टीज उभरे, शिया, शैंग और जो। इन डिनेस्टीज ने चाइना को ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, लॉज, आर्मी, टैक्सेशन और सोशल सिस्टम दिए। यहीं से चाइना एक शक्तिशाली सिविलाइजेशन के रूप में उभरा। इस सिविलाइजेशन की आत्मा उसके बिलीफ्स और ट्रेडिशंस में बसती थी। लोग मानते थे कि उनके पूर्वज मरने के बाद भी उनके जीवन को प्रभावित करते हैं। इसलिए एंसेस्टर वर्शिप चाइनीज सोसाइटी का आधार बन गया। वे पूर्वजों को सम्मान देते थे, रिचुअल्स करते थे और उनसे प्रोटेक्शन की प्रार्थना करते थे। इसी तरह रूलर्स और प्रीस्ट्स ऑरेकल बोन्स का प्रयोग कर भविष्य जानने की कोशिश करते थे। हड्डियों और कछुए के खोल पर प्रश्न लिखकर उन्हें आग में तपाया जाता था और जो दरारें बनती थी उन्हें ईश्वर का संकेत माना जाता था। इस प्रैक्टिस ने चाइनीज राइटिंग सिस्टम के विकास में भी योगदान दिया। इस प्रकार हुआंग वैली केवल एक नदी की घाटी नहीं थी, ये सिविलाइजेशन का क्रेडल, संस्कृति का स्रोत, विश्वास का केंद्र और मानव इतिहास की महानतम प्रयोगशाला थी। आज भी चाइनीज सिविलाइजेशन की आत्मा में उस नदी की धड़कन सुनाई देती है। अब हम चाइनीज सिविलाइजेशन की पहली सीढ़ी पर खड़े हैं, शिया डायनेस्टी। यही वो समय था जब चाइना में मानव समाज ने जंगलों और जनजातियों के जीवन से निकलकर एक ऑर्गेनाइज्ड किंगडम का रूप लेना शुरू किया। ये केवल एक डायनेस्टी नहीं थी, बल्कि यह चाइनीज सिविलाइजेशन की नींव थी, जिस पर आगे की सारी इमारत खड़ी हुई। शिया डायनेस्टी को चाइनीज हिस्ट्री की फर्स्ट डायनेस्टी माना जाता है। हालांकि इसके बारे में पूरी तरह से ठोस आर्कियोलॉजिकल प्रूफ नहीं मिले हैं, फिर भी चाइनीज हिस्टोरिकल राइटिंग्स और ट्रेडिशंस इसे वास्तविक मानते हैं। इसका अर्थ यह है कि चाहे कुछ बातें मिथिकल लगें, पर इसकी ऐतिहासिक भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। शिया डायनेस्टी के संस्थापक थे यू द ग्रेट। यू केवल एक राजा नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा नेता था जिसने मानवता की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक, फ्लड्स ऑफ द येलो रिवर को नियंत्रित किया। उस समय हुआंग रिवर बार बार भयानक बाढ़ लाती थी, जिससे गांव, फसल और जीवन नष्ट हो जाते थे। यू ने विशाल इरिगेशन और ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स बनवाए। उसने नदियों को सही दिशा में बहाया, पानी को खेतों तक पहुंचाया और समाज को विनाश से बचाया। इस महान कार्य के कारण यू को लोग केवल शासक नहीं, बल्कि समाज का रक्षक मानने लगे। उसने ये दिखाया कि एक सच्चा रूलर वही होता है जो जनता के दुख को अपना दुख समझे। इसी कारण उसे राजसिंहासन सौंपा गया और इस प्रकार चाइना में पहली बार हेरेडिटरी किंगशिप की शुरुआत हुई, अर्थात सत्ता पिता से पुत्र को मिलने लगी। यही परंपरा आगे चलकर सभी चाइनीज डिनेस्टीज की पहचान बनी। शिया काल में लोग स्थायी रूप से एक स्थान पर बसने लगे। उन्होंने सेटल्ड एग्रीकल्चर को अपनाया।
वे मुख्य रूप से मिलेट की खेती करते थे, जिससे भोजन की स्थिर व्यवस्था बनी। इससे विलेजर्स समृद्ध हुए और समाज मजबूत हुआ। इस समय मनुष्य ने ब्रॉन्ज टूल्स और सुंदर पॉटरी बनानी शुरू की, जिससे कला और टेक्नोलॉजी दोनों का विकास हुआ। धीरे धीरे समाज में सोशल हायरार्की बनने लगी। राजा, अधिकारी, किसान, कारीगर और श्रमिक, हर व्यक्ति का एक निश्चित स्थान और जिम्मेदारी तय होने लगी। यही ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी का पहला स्वरूप था। लोग नियमों, परंपराओं और नेतृत्व को मानने लगे। इससे चाइनीज कल्चर की पहचान बनने लगी। शिया डायनेस्टी का सबसे बड़ा योगदान यह विचार था कि रूलर का कर्तव्य है पीस एंड हार्मनी बनाए रखना। यदि राजा सही तरीके से शासन करेगा तो समाज प्रॉस्पर करेगा। यही सोच आगे चलकर मैंडेट ऑफ हेवन के रूप में विकसित हुई। ये बिलीफ कि राजा तभी शासन कर सकता है जब वह नैतिक और न्यायपूर्ण हो। इस प्रकार शिया डायनेस्टी केवल एक प्राचीन राजवंश नहीं थी, बल्कि यह चाइनीज सिविलाइजेशन की आत्मा की शुरुआत थी। यहीं से नेतृत्व, संस्कृति, शासन और समाज की संरचना जन्मी। आज भी चाइनीज आइडेंटिटी की जड़ें इसी युग में छिपी हुई है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम चाइनीज सिविलाइजेशन के उस चरण में प्रवेश करते हैं जहां इतिहास कल्पना से निकलकर ठोस प्रमाणों के साथ हमारे सामने आता है। ये है शैंग डायनेस्टी। यह वो पहला चाइनीज राजवंश है जिसके अस्तित्व के लिए हमारे पास मजबूत आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मौजूद है। चाइना के एनयांग नामक स्थान पर हुए उत्खनन ने शैंग डायनेस्टी के महल, कब्रें, हथियार, बर्तन और हजारों ओरेकल बोन्स खोजे हैं, जिनसे हमें उनके जीवन की सच्ची झलक मिलती है। शैंग काल एक अत्यंत ऑर्गेनाइज्ड सिविलाइजेशन था। यहाँ एक शक्तिशाली मोनार्की स्थापित हो चुकी थी। राजा केवल शासक नहीं था, बल्कि वह सेना का सेनापति, समाज का प्रशासक और धर्म का सर्वोच्च प्रतिनिधि भी था। लोगों का विश्वास था कि राजा गॉड्स और एंसेस्टर्स से संवाद कर सकता है और वही पूरे राज्य के भाग्य को दिशा देता है। इस कारण राजा का स्थान समाज में सर्वोच्च माना जाता था। शैंग रूलर्स समय समय पर अपनी कैपिटल सिटीज बदलते रहते थे। उन्होंने भव्य पैलेसेस, विशाल टेम्पल्स और अद्भुत रॉयल टूम्स बनवाए। इन कब्रों में कीमती ब्रॉन्ज आर्टिफैक्ट्स, हथियार, गहने और कभी कभी मनुष्यों की बलि भी पाई गई है, जो उनके धार्मिक विश्वासों को दर्शाती है। शैंग सोसाइटी एक कठोर सोशल हायरार्की पर आधारित थी। सबसे ऊपर राजा और उसके नोबल फैमिलीज थे, जो विभिन्न क्षेत्रों का शासन करते और युद्धों का नेतृत्व करते थे। इसके नीचे कुशल ब्रॉन्ज वर्कर्स, क्राफ्ट्समैन और ट्रेडर्स आते थे, जो राज्य की आर्थिक शक्ति को मजबूत बनाते थे। समाज का सबसे बड़ा भाग फार्मर्स का था, जो खेतों में काम कर पूरे राज्य का पेट भरते थे। सबसे नीचे स्लेव्स थे, जो प्रायः युद्ध में पकड़े गए कैदी होते थे। शैंग सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी पहचान उसकी अद्भुत ब्रॉन्ज कास्टिंग तकनीक थी। वे उन्नत हथियार, अनुष्ठानों में प्रयोग होने वाले बर्तन और सुंदर कलात्मक वस्तुएं बनाते थे, जिनकी डिजाइन आज भी लोगों को चकित कर देती है। इससे पता चलता है कि उस समय चाइनीज टेक्नोलॉजी और कला बहुत उच्च स्तर पर पहुंच चुकी थी। लेकिन शैंग डायनेस्टी की सबसे अमूल्य विरासत है अर्ली चाइनीज राइटिंग। ये लेखन हमें ओरेकल बोन्स पर मिलता है। राजा और पुजारी इन हड्डियों पर प्रश्न लिखते थे, उन्हें आग में तपाते थे और दरारों के माध्यम से भविष्य का संदेश समझते थे। यही चाइनीज लिखित इतिहास की शुरुआत थी। इसी से आगे चलकर चीनी लिपि का विकास हुआ। धर्म शैंग जीवन का केंद्र था। वे अनेक गॉड्स, प्रकृति की शक्तियों और एंसेस्टर्स की पूजा करते थे। उन्हें विश्वास था कि पूर्वजों की आत्माएं राज्य की रक्षा करती है। कई बार ह्यूमन सैक्रिफाइसेस भी किए जाते थे, विशेषकर राजकीय अनुष्ठानों और अंतिम संस्कारों में, जिससे देवताओं और आत्माओं को प्रसन्न किया जा सके। इस प्रकार शैंग डायनेस्टी ने चाइना को स्थायी शासन प्रणाली, संगठित समाज, महान कला, लेखन परंपरा और धार्मिक संस्कृति दी। आने वाले सभी चाइनीज डिनेस्टीज की नींव इसी युग में रखी गई। ये युग चाइनीज सिविलाइजेशन के शरीर में पहली बार मजबूत हड्डियां डालने जैसा था। अब हम चाइनीज सिविलाइजेशन के उस युग में प्रवेश करते हैं जहां शक्ति, विचार, शासन और दर्शन ने मिलकर इतिहास को एक नई दिशा दी। ये है जो डायनेस्टी। ये चाइनीज हिस्ट्री का सबसे लंबा शासन करने वाला राजवंश था और यही वो काल था जहां से चाइनीज फिलॉसफी का जन्म हुआ। जो ने शैंग डायनेस्टी को पराजित करके सत्ता संभाली, लेकिन केवल तलवार के बल पर नहीं, बल्कि एक महान विचार के सहारे, जिसे कहा गया मैंडेट ऑफ हेवन। जो रूलर्स ने कहा कि शैंग राजा अपनी नैतिक जिम्मेदारियां भूल चुके थे, वे अत्याचारी और भ्रष्ट हो गए थे, इसलिए हेवन ने उनसे शासन छीनकर जो को सौंप दिया। यह विचार चाइनीज पॉलिटिक्स की आत्मा बन गया।
मैंडेट ऑफ हेवन का अर्थ था राजा तभी शासन करेगा जब वह न्यायपूर्ण, बुद्धिमान और जनता की भलाई के लिए काम करेगा। यदि राजा अन्यायी बनेगा तो प्राकृतिक आपदाएं जैसे फ्लड्स, फैमिन और रिबेलियंस ये संकेत होंगी कि हेवन ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। ये सोच 2000 वर्षों तक चाइनीज शासन प्रणाली की रीढ़ बनी रही। इतने विशाल साम्राज्य को संभालने के लिए जो रूलर्स ने फ्यूडल सिस्टम लागू किया। राजा ने अपनी भूमि नोबल्स को दी और बदले में उनसे मिलिट्री सर्विस और निष्ठा की अपेक्षा की। इससे शासन मजबूत हुआ और साम्राज्य फैलता गया। जो का प्रारंभिक काल, जिसे वेस्टर्न जो कहा जाता है, शांति, एग्रीकल्चर और आर्थिक विकास का युग था। खेतों में अच्छी फसल होती थी, गांव समृद्ध हो रहे थे और जनता संतोष में जीवन बिता रही थी। पर समय के साथ लोकल लॉर्ड्स शक्तिशाली होते गए। वे अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र शासकों की तरह व्यवहार करने लगे। इससे केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई और ईस्टर्न जो काल शुरू हुआ। यही वो समय था जब चाइना अनेक राज्यों में बंट गया। ईस्टर्न जो में दो महान युग आए, स्प्रिंग एंड ऑटम पीरियड और वॉरिंग स्टेट्स पीरियड। इन कालों में राज्यों के बीच निरंतर युद्ध होते रहे, पर यही समय चाइनीज सिविलाइजेशन का गोल्डन एज ऑफ थॉट भी था। इसी काल में महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस, लोजी, डाओइज्म के संस्थापक और लीगलिस्ट थिंकर्स उत्पन्न हुए। उनके विचारों ने चाइनीज सोसाइटी, गवर्नमेंट, एथिक्स और कल्चर को सदा के लिए बदल दिया। आज भी चाइना की आत्मा में उन्हीं विचारों की गूंज सुनाई देती है। जो काल में आयरन टूल्स का प्रयोग शुरू हुआ, जिससे खेती आसान हुई, इरिगेशन सिस्टम्स बेहतर बने, ट्रेड बढ़ा और पॉपुलेशन में भारी वृद्धि हुई। ये काल चाइनीज हिस्ट्री के सबसे प्रभावशाली युगों में से एक बना। इस प्रकार जो डायनेस्टी केवल सबसे लंबा शासन करने वाला राजवंश नहीं थी, बल्कि यह चाइनीज सिविलाइजेशन की आत्मिक और बौद्धिक नींव भी थी। यहीं से चाइना को उसकी सोच, दर्शन और राजनीतिक पहचान मिली। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम उस अद्भुत खोज को समझेंगे जिसने चाइनीज सिविलाइजेशन को अमर बना दिया, ओरेकल बोन्स। ये केवल हड्डियां नहीं थी, बल्कि यह मनुष्य और आत्मिक संसार के बीच संवाद का माध्यम थी और साथ ही यह चाइनीज लिखित इतिहास की पहली सीढ़ी भी थी। शैंग डायनेस्टी के समय, जब लोग अपने जीवन के सबसे बड़े निर्णय लेना चाहते थे, जैसे युद्ध करना या नहीं, वर्षा होगी या नहीं, फसल अच्छी होगी या नहीं, राजा स्वस्थ रहेगा या नहीं, तब वे प्रीस्ट के पास जाते थे। ये प्रीस्ट एनिमल बोन्स या टर्टल शेल्स का प्रयोग करते थे, जिन्हें हम ओरेकल बोन्स कहते हैं। प्रक्रिया बहुत पवित्र मानी जाती थी। पहले प्रीस्ट हड्डी पर प्रश्नकाव करते थे, फिर उसे आग में गर्म करते थे। गर्मी से हड्डी पर दरारें बनती थीं। उन दरारों को मैसेजेस फ्रॉम गॉड्स एंड एंसेस्टर्स माना जाता था। प्रीस्ट्स उन संकेतों की व्याख्या करते थे और उत्तर उसी हड्डी पर लिख देते थे। यह वही लेखन है जो आज चाइनीज राइटिंग सिस्टम की जड़ बना। ये मानव इतिहास की सबसे प्राचीन राइटिंग सिस्टम्स में से एक है। आज भी कई मॉडर्न चाइनीज कैरेक्टर्स उन्हीं प्रारंभिक सिंबल से विकसित हुए हैं। ओरेकल बोन्स हमें केवल धर्म की कहानी नहीं बताते, बल्कि वे अर्ली चाइनीज पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, सोसाइटी और डेली लाइफ की झलक भी देते हैं। उनसे हमें राजाओं के नाम, युद्ध, खेती, कर व्यवस्था और पारिवारिक जीवन तक की जानकारी मिलती है। इस प्रकार ओरेकल बोन्स चाइनीज सिविलाइजेशन की आत्मा, बुद्धि और स्मृति है। इनके बिना हम चाइना के प्राचीन इतिहास को समझ ही नहीं सकते। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम उस विश्वास को समझेंगे जिसने चाइनीज सोसाइटी की आत्मा को आकार दिया, एंसेस्टर वर्शिप। ये केवल पूजा नहीं थी, बल्कि यह जीवन जीने का तरीका था, सोचने का तरीका था और परिवार को जोड़कर रखने की सबसे मजबूत डोर थी। प्राचीन चाइना में लोगों का विश्वास था कि मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा समाप्त नहीं होती। वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चली जाती है और वहीं से अपने परिवार को देखती और प्रभावित करती है। यदि परिवार अपने पूर्वजों को सम्मान देता है तो वे रक्षा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और यदि उपेक्षा होती है तो वे दुख और संकट ला सकते हैं। इसलिए परिवार नियमित रूप से फूड, वाइन, इंसेंस और प्रार्थनाएं अर्पित करते थे। ये क्रियाएं केवल धार्मिक नहीं थीं, बल्कि परिवार को जोड़ने वाला एक संस्कार थी। इससे बच्चों में अपने माता पिता और बुजुर्गों के प्रति सम्मान की भावना विकसित होती थी। राजा को सन ऑफ हेवन माना जाता था। वो केवल शासन नहीं करता था, बल्कि पूरे राज्य की ओर से अपने पूर्वजों को सम्मान देता था। राजा मानता था कि यदि पूर्वज संतुष्ट है तो राज्य में शांति, प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी बनी रहेगी। धीरे धीरे एंसेस्टर वर्शिप ने एक महान नैतिक मूल्य को जन्म दिया, फिलियल पायटी। इसका अर्थ है माता पिता और बुजुर्गों के प्रति गहरा सम्मान, आज्ञाकारिता और सेवा। यही मूल्य आगे चलकर कन्फ्यूशनिज्म की नींव बना।
इस परंपरा के कारण परिवार अपने लिनिएज रिकॉर्ड सुरक्षित रखते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी इतिहास लिखते थे और अपने पूर्वजों की कहानियां सुनाते थे। इससे जनरेशंस के बीच मजबूत संबंध बना रहता था। इस प्रकार एंसेस्टर वर्शिप ने चाइनीज सोसाइटी को नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से एकजुट रखा और हजारों वर्षों तक उनकी सिविलाइजेशन को स्थिर बनाए रखा। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम अपनी इस महान यात्रा के अंत में पहुंच चुके हैं, हुआंगही वैली सिविलाइजेशन की यात्रा। ये केवल प्राचीन इतिहास का एक अध्याय नहीं है, बल्कि यह वो कहानी है जिसने चाइनीज सिविलाइजेशन की आत्मा, पहचान और भविष्य को आकार दिया। हुआंगही वैली में जन्मी यह सभ्यता चाइनीज कल्चर की नींव बनी। यहीं से समाज को जीवन जीने का तरीका मिला, शासन करने का तरीका मिला और सोचने की दिशा मिली। यही वो भूमि है जहां से चाइना ने अपने हजारों वर्षों लंबे इतिहास की पहली सांस ली। शिया डायनेस्टी ने मानव समाज को यह सिखाया कि जनजातीय जीवन से निकलकर ऑर्गेनाइज्ड रूल कैसे स्थापित किया जाता है। इसने नेतृत्व, व्यवस्था और सामाजिक संरचना का प्रारंभ किया। शैंग डायनेस्टी ने चाइना को लेखन, धर्म और कला का खजाना दिया। अराकल बोन्स के माध्यम से चाइनीज राइटिंग का जन्म हुआ और रिलीजियस बिलीफ्स ने समाज को दिशा दी। जो डायनेस्टी ने चाइना को फिलॉसफी, पॉलिटिकल आइडियाज और मजबूत सोशल सिस्टम्स दिए। मैंडेट ऑफ हेवन ने शासन को नैतिकता से जोड़ा और महान विचारकों ने मानवता को सोचने का नया मार्ग दिखाया। इन डिनेस्टीज के साथ साथ एंसेस्टर वर्शिप जैसी परंपराओं ने चाइनीज सोसाइटी को नैतिक रूप से जोड़े रखा। परिवार, बुजुर्गों का सम्मान और जनरेशंस के बीच संबंधों की रक्षा की गई। यह वही मूल्य है जो आज भी चाइनीज सोसाइटी की रीढ़ बने हुए हैं। इस युग में जन्मे बिलीफ्स, इनोवेशंस, पॉलिटिकल थियरीज और कल्चरल ट्रेडिशंस ने चाइना को केवल एक देश नहीं, बल्कि एक सिविलाइजेशन बनाया। 3000 वर्षों से अधिक समय तक इन मूल्यों ने चाइना को मार्गदर्शन दिया और उसे विश्व की सबसे स्थायी सभ्यताओं में स्थान दिलाया। जब हम इस पूरी कहानी को देखते हैं तो समझ में आता है कि हुआंगही वैली केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं थी, ये मानव इतिहास की एक महान प्रयोगशाला थी, जहां से दुनिया ने सिविलाइजेशन का अर्थ सीखा। इसीलिए विद्यार्थियों, हुआंगही वैली सिविलाइजेशन को समझना केवल इतिहास पढ़ना नहीं है, ये मानव सभ्यता की आत्मा को समझना है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द करियर कैनवस, फ्रीडम टू ड्रीम बिग।